आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, अपने कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ज्योतिष सीखने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। तो हम लोग शुरू करेंगे आज समझने की ग्रहों के बीच में आपस में मित्रता, समता यानी न्यूट्रल रहना एक दूसरे के प्रति, या शत्रुता। पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। अब देखिए, इधर हमने कॉलम बनाया है प्लैनेट का, ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इनका मैंने शॉर्ट फॉर्म यहां लिख दिया है। तो भविष्य में जब भी हम डायग्राम बनाएंगे या कोई राइटअप तैयार करेंगे आपके लिए, तो वहां पर हम ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे। SU सन, MO मून, MA मार्स, ME मरकरी, JU जुपिटर, VE वीनस और SA सैटर्न। अब देखिए क्या है कि ये यहाँ पर एक चीज जो महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने कल भी बताया था आपको, कि सूर्य, सन, इन तीन लोगों को, तीन ग्रहों को अपना मित्र समझते हैं। ये समझना है। मार्स को, मून को और जुपिटर को सन अपना मित्र समझते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मून, मार्स और जुपिटर भी सन को अपना मित्र समझें। ये समझना है। इसलिए ये जो प्लेनेट में सन आया हुआ है, वो ये शो कर रहा है कि फ्रेंड्स, ये किसके फ्रेंड्स हैं? सन के। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आगे चल करके इसमें कंफ्यूजन होता है। मून, मार्स, जुपिटर सन के फ्रेंड्स हैं। सन इनको अपना मित्र समझते हैं। अब आगे चलिए, ये है मरकरी, बुध। मरकरी के साथ न्यूट्रल रहते हैं, न शत्रुता, दैट इज न्यूट्रलशिप, सम, बराबर। और शत्रुता किसके साथ है? सूर्य की। सूर्य सन शुक्र को और शनि को, इन दो को अपना शत्रु समझते हैं। अभी यहां तक रहते हैं, फिर ये हम बाद में बताएंगे, पहले यहां तक समझ लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण हो गया कि सन, मून, मार्स, जुपिटर इनको अपना मित्र समझते हैं, इनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। मरकरी के साथ न्यूट्रल रहते हैं, सम, नीदर फ्रेंडशिप नॉर एनिमिटी। और वीनस और सैटर्न के साथ सन शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, शत्रुता समझते हैं इनसे। अब यही सिद्धांत सब जगह लागू होगा, इसीलिए मैंने यहां 2-3 बार क्लियर किया आपको। मून, अब देखिए अंतर हो गया। सन मून को मित्र समझते हैं, मून सन को मित्र समझते हैं और मरकरी को मित्र समझते हैं। बस चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा को सूर्य से रोशनी मिलती है, इसलिए सूर्य को अपना मित्र समझते हैं। और मरकरी, बुध पौराणिक गाथाओं के आधार पर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के आधार पर चंद्रमा बुध को अपना मित्र इसलिए समझते हैं कि बुध चंद्रमा के पुत्र हैं, पौराणिक कहानी के आधार पर। और मून, चंद्रमा
का कोई शत्रु नहीं है। चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं रखते, केवल चंद्रमा ही एक ऐसे ग्रह हैं, एनिमी, यहां देखिए क्रॉस है, सिर्फ चंद्रमा ही एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी ग्रह के साथ शत्रुता नहीं रखते। तो सन और मरकरी के साथ चंद्रमा मित्रता रखते हैं, और मंगल, मार्स, वीनस, सैटर्न और जुपिटर, इनके साथ मून सम रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। अब आते हैं मार्स। मार्स सन, मून और जुपिटर के साथ मित्रता रखते हैं, वीनस और सैटर्न के साथ सम रहते हैं, और मरकरी के साथ शत्रुता रखते हैं। अब आता है मरकरी। मरकरी सन और वीनस के साथ मित्रता रखते हैं, जुपिटर, मार्स और सैटर्न, इनके साथ सम रहते हैं मरकरी। बुध और चंद्रमा के साथ शत्रुता रखते हैं। वैसे चंद्रमा उनके पिता हैं पौराणिक गाथाओं के आधार पर, परंतु वे चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। जुपिटर, बृहस्पति देव, ये सूर्य के साथ, सन, मून और मार्स, मंगल, इनके साथ मित्रता रखते हैं, शनि के साथ सम है, न शत्रुता न मित्रता। और मरकरी और वीनस, इनके साथ गुरु शत्रुता रखते हैं। बृहस्पति देव बुध के साथ और शुक्र के साथ। अब वीनस, वीनस जो है शुक्रदेव, ये शनि और बुध के साथ मित्रता रखते हैं। जुपिटर, बृहस्पति देव और मंगल के साथ, मार्स के साथ सम रहते हैं, न्यूट्रल। लेकिन सूर्य और चंद्रमा, सन और मून के साथ शत्रुता रखते हैं। अब आते हैं सैटर्न, शनिदेव। शनिदेव वीनस और मरकरी, शुक्र और बुध के साथ मित्रता रखते हैं, गुरु के साथ सम है, और सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन तीनों से सैटर्न शत्रुता रखते हैं। तो ये हो गया हमारा नैसर्गिक मित्रता, यानी नेचुरल फ्रेंडशिप, परमानेंट फ्रेंडशिप, ये है। और एनिमिटी और न्यूट्रलशिप। राहु और केतु के बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। अब इसके बाद एक चीज आती है कि ग्रह जो होते हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, ये जो हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रहों के साथ पेश आते हैं। अब एक तो ये हो गए ग्रह, और दूसरा राशियां हैं। तो कुछ राशियां जो हैं वो जो है, जैसे मैंने यहाँ चार्ट बनाया है, ये सॉरी स्क्वायर बनाया है, ये आप देखिए। तो यहां पर ये, अगर हम काल पुरुष की कुंडली बनाएं, जैसा मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे डिस्कस किया था, तो ये काल पुरुष की कुंडली में यहां से शुरू होता है, यहां से काउंटिंग शुरू होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये बताया था आपको, याद होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये काल पुरुष की कुंडली है। बेस है, बेसिस, फंडामेंटल। और ये कभी हम बनाते नहीं हैं, ये हम स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए समझते हैं। तो अब यहां देखिए कि पहला घर, प्रथम भाव या असेंडेंट में काल पुरुष की कुंडली में हमेशा मेष रहेगा। अब यहां देखिए, हमको यह समझना है
थोड़ा एक्साल्टेशन और डेबिलिटेशन। ये दो चीज क्या है, यहां मैंने हिंदी में लिख दिया उच्च, और डेबिलिटेशन का मतलब होता है नीच। ये उच्चता और नीचता किसकी होती है, राशि की होती है, और वो जुड़ा हुआ है ग्रह के साथ। यानी सन प्लैनेट सूर्य मेष राशि में, सूर्य पहला नंबर, सूर्य यहां ये मेष राशि में, एरीस, एरीस माने मेष, एरीस में मेष राशि में 10 डिग्री तक उच्च का रहता है, यानी बहुत पावरफुल रहता है। 0 से लेके 10 डिग्री तक सूर्य अगर एरीस में बैठा हुआ है तो वो बहुत पावरफुल के लिए, आप समझिए ये सन है। अगर सन, मान लीजिए ये कालपुरुष की कुंडली नहीं है, किसी बच्चे की कुंडली है, होती हैं कुंडलियां ऐसी जिनकी मेष राशि होती है, अगर सन यहां बैठ जाए, इस घर में सूर्य आ जाए अपने प्लेनेटरी पोजीशन के आधार पर, तो वो सूर्य जो मेष राशि में, चाहे ये मेष राशि यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे एक नंबर एरीस राशि कहीं भी हो इन 12 में से, अगर वहां पर सूर्य सन 10 डिग्री पे बैठ गया, आ गया वहां पर, तो वो अपने पूरे पावर के साथ उस जातक को, यानी जिसकी जन्मपत्री है, स्त्री या पुरुष, बच्ची या बच्चा, पूरा रिजल्ट देगा। ये मतलब होता है उच्च का, हाई लेवल। उच्च मीन्स हाई लेवल, एग्जाल्टेड। और अगर वही सूर्य इन 12 घरों में से किसी भी घर में 7 नंबर की राशि में, लिब्रा में बैठ जाए, तो वो नीच का हो गया। नीच का होने का मतलब कि लिब्रा में, लिब्रा साइन में डिग्री वही रहेगी 10 डिग्री, इसीलिए मैं देखिए यहां लिख दिया डिग्री सेम। तो लिब्रा साइन में सूर्य डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। अब आपको, अगर हमने खाली यही याद कर लिया, अगर हमें ये याद हो गया एक साइड, एग्जाल्टेशन अगर हमें याद हो गया, तो ये मैंने डायग्राम इसीलिए बनाया है, मैं आपको भी समझाता हूं। अगर हमें एग्जाल्टेशन याद हो गया तो डेबिलिटेशन अपने आप याद हो जाएगा, और डिग्री दोनों के लिए सेम है। तो ये सारी चीजों का प्रयोग कब होगा, जब हम चार्ट को, चार्ट को किसी भी जातक के, किसी भी पर्सन के चार्ट को जब हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो उस समय ये चीजें सारी काम आएंगी। ये पूरा, अभी और भी चीजें हैं, ये सारी चीजें काम आएंगी। फ्रेंडशिप है, न्यूट्रल है, एनिमी है, एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है। तो कैसे हम समझे, अगर हमें मान लीजिए एग्जॉल्टेड याद आ गया कि हाँ नहीं, सन जो है एरीस में एग्जॉल्टेड होता है, डेबिलिटेशन हमें नहीं याद आ रहा है, सन डेबिलिटेटेड किस में होता है, तो उसका एक सीधा प्रिंसिपल है कि ये अगर हमें याद है कि एरीज मतलब नंबर 1, मतलब नंबर 1, सन एरीस में मेष राशि में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च होता है। तो डेबिलिटेटेड सभी ग्रह जिस राशि में वो एग्जॉल्टेड होते हैं, उसमें आप 6 जोड़ दीजिए, जो संख्या आएगी उसमें वो डेबिलिटेटेड हो जाएगा। जैसे 1 में आपने 6 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 7, लिब्रा, लिब्रा में वो डेबिलिटेटेड हो जाएगा, और डिग्री वही रहेगी। यानी ठीक सामने जिस राशि में आप 6 जोड़ेंगे तो वो 7th बन गई, यानी इसके ठीक सामने 7 आएगा। मान लीजिए अगर लियो है, लियो में अगर आप 5 में 6 जोड़ेंगे तो वो ठीक इसके 180 डिग्री पे आएगा। अब देखिए 180 डिग्री कहां गया, ये 11। 4 में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10, यानी 7वां, यहां से 7वां। इस जगह से 4 में अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो हम किस घर में पहुंचेंगे, किस भाव में पहुंचेंगे, यहां से 7th, देखिए कैसे, 1 2 3 4
5, 6 और 7। एरिस में हमने 6 जोड़ दिया एक में, तो क्या आया? लिब्रा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सीधे 180 डिग्री उल्टा। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से मून है। मून किस राशि में एग्जॉल्टेड होता है? टाउरस में, वृष राशि में। चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री पर, 0 से 3 डिग्री तक वो एग्जॉल्टेड रहते हैं। और टाउरस का क्या नंबर है? 2, 2 नंबर। अब 2 में आप 6 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 8। 8 कौन सा साइन है? स्कॉर्पियो। यहां से 2 में आपने 6 जोड़ा तो यहां पर 8 आ जाएगा, ये स्कॉर्पियो 180 डिग्री। तो 2 में एग्जॉल्टेड चंद्रमा 2 नंबर की राशि में, तो 6 जोड़ दिया 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियो, इसमें वो डेबिलिटेटेड हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से मार्स, मार्स किस में एग्जॉल्टेड होते हैं? कैप्रिकॉर्न में, यानी मकर राशि में। इसकी संख्या क्या है? 10 नंबर। कैप्रिकॉर्न की संख्या है 10 नंबर। और 10 में आप 6 जोड़ेंगे तो हो गया 16। 16 मतलब टोटल राशियां हैं 12। तो कितनी, कौन सा नंबर आया 12 के बाद 16 होने के लिए? 4 नंबर। तो 10 नंबर में मार्स एग्जॉल्टेड होते हैं और 28 डिग्री तक वो एग्जॉल्टेड रहते हैं। और कुल 30 डिग्री होती है किसी भी भाव के लिए। किसी भी एक राशि 30 डिग्री का एरिया कवर करती है एंगुलर, ये हमने आपको बताया हुआ है। तो मार्स, मंगल कैप्रिकॉर्न साइन में या राशि में, मकर राशि में 28 डिग्री तक एग्जॉल्टेड रहते हैं। तो डेबिलिटेटेड किस में होंगे? 10 जोड़ दीजिए, 10 में 16। तो अब 10 से में आप 6 जोड़ेंगे तो यहां से 7वां 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कैंसर में। तो मार्स, मंगल कैंसर राशि में, कर्क राशि में 28 डिग्री पे ही डेबिलिटेटेड हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से मरकरी है। तो मरकरी जो है वो कन्या में, कन्या राशि में मरकरी 15 डिग्री तक एग्जॉल्टेड रहते हैं। अब यहां पर केवल एक चीज देखनी है कि स्पेशलिटी क्या है यहां पर, कि यहां पर आप जितने भी देख रही हैं राशियां, ये इसमें केवल वर्गो ही एक ऐसी राशि है जो कि मरकरी की है, बुध की, कन्या। और सब राशियां अलग अलग हैं। सूर्य की राशि सिंह है, मून की जो है टाउरस आ गया, तो कैंसर है, यहां नहीं है। तो मरकरी ही केवल अपनी राशि में एग्जॉल्टेड होता है, और अपनी कौन सी राशि में? 6 नंबर में, वर्गों में। और कोई भी ग्रह अपनी राशि में एग्जॉल्टेड नहीं होता। ये भी एक पॉइंट है याद रखने के लिए, कभी कंफ्यूजन ना हो। केवल मरकरी अपने ही साइन वर्गों में 6 नंबर की राशि में एग्जॉल्टेड होता है, तो 15 डिग्री तक। और 6 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। 12 नंबर कौन सा राशि है? मीन का, पाइसेस। इसमें डिबिलिटेटेड हो जाएगा। तो अगर आपने एग्जॉल्टेड याद कर लिया तो डिबिलिटेटेड आपको अपने आप याद हो जाएगा। केवल ये याद रखिए कि जो राशि संख्या है उसमें जुपिटर बृहस्पति देव कर्क राशि में, कैंसर में 5 डिग्री तक एग्जॉल्टेड रहते हैं। अब 4 में 6 जोड़ेंगे हो गया 10। तो कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न में वो डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। वीनस, शुक्रदेव मीन राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं 27 डिग्री तक, यानी 12 नंबर की राशि में। और 12 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, वर्गो। तो 6 में आ गए 27 डिग्री तक। तो शुक्रदेव कन्या राशि में 27 डिग्री तक नीच के हो जाएंगे, असर बहुत कम रहेगा उनका। शनिदेव लिब्रा में, तुला राशि में 20 डिग्री तक उच्च के रहते हैं। और
अब तुला राशि में आप 6 जोड़ेंगे तो 7 + 6 13, 13 हो गया। 12 राशि यहाँ तो 12 के बाद 13 यानी 1 नंबर, 12 के बाद 1 आएगा साइकिल में। तो मेष राशि में सैटर्न शनिदेव मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। अब मेष राशि में सूर्य होते हैं उच्च के, देखिए मेष राशि में सूर्य होते हैं उच्च के, और सूर्य और शनि में है शत्रुता, क्योंकि शनि सूर्यदेव के पुत्र हैं परंतु शत्रुता है। जैसे चंद्रमा और बुध का है, तो चंद्रमा तो बुध को अपना पुत्र मानते हैं परंतु बुध उनको अपना पिता नहीं मानते, शत्रुता रखते हैं उनसे। तो सूर्य और शनि में शत्रुता है, तो सूर्य मेष राशि में उच्च के हुए और शनि मेष राशि में जाके नीच के हो गए। अब शनिदेव लिब्रा में तुला राशि में क्यों उच्च के होते हैं? क्योंकि लिब्रा जो है तुला राशि, तुला मतलब बैलेंस, जो उसकी प्रकृति होती है। जिस व्यक्ति की तुला राशि होती है और अगर प्लेनेटरी अरेंजमेंट अगर सही है चार्ट में, तो लिब्रा राशि वाले लोग बड़े न्यायप्रिय होते हैं और उनके अंदर हजार अवगुण हो सकते हैं, हजार गुण हो सकते हैं, लेकिन अगर प्लेनेटरी अरेंजमेंट चार्ट में काफी कुछ सही है तो एक गुण उनके अंदर होता है कि वो थोड़ा न्यायप्रिय होते हैं, न्याय की तरफ रहते हैं अंदर से, बाहर से किसी मजबूरी में भले ना कर पाए तो क्यों रहते हैं? क्योंकि शनिदेव को न्याय कर्ता बनाया है भगवान शंकर ने, इसलिए सैटर्न लिब्रा राशि में उच्च के हो जाते हैं और सूर्य लिब्रा राशि में नीच के हो जाते हैं। देखिए उल्टा है, शनि लिब्रा में उच्च के मेष में नीच के, सूर्य मेष में उच्च के तुला में नीच के। ठीक है, और एक स्पेशलिटी है कि मरकरी ही एक ऐसा ग्रह है, बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो अपनी ही राशि में वर्गो कन्या में 6 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं और कोई भी राशि इनकी नहीं है। ठीक है, मुझे आशा है यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको। तो अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं आगे चलूं। अब देखिए ये मैंने चार्ट बनाया है जो मैंने आपको अभी जिक्र किया काल पुरुष का। ये संख्याएं किसी भी 12 घरों में से कहीं भी हो सकती हैं। एक ये 12 नंबर है, ये 1 नंबर है, 1 नंबर यहां हो सकता है, 12 नंबर यहां हो सकता है। 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, तो किसी भी घर में कोई भी राशि हो सकती है। 12 घर हैं या 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं। 7 ग्रह जो एग्जिस्ट करते हैं जिनको राशियां मिली हुई हैं, और 2 ग्रह राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इन्हें कोई राशि अलॉट नहीं की गई है। परंतु राहु और केतु भी किसी राशि में उच्च के होते हैं और किसी राशि में नीच के भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी ये जो प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं, ये 7 प्लैनेट जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में याद कर लें, राहु केतु के बारे में समझाएंगे आपको बाद में। तो अब देखिए आप कि 9 ग्रह हैं, तो इन 12 घरों में से 9 ग्रह कहीं भी बैठ सकते हैं और कितनी भी संख्या में बैठ सकते हैं। 9 ग्रह एक घर में नहीं आ पाएंगे, इसलिए क्योंकि ये नियम है, ऐसी व्यवस्था है कि राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। अगर राहु 1 में बैठे हैं तो केतु 7 में रहेंगे, या राहु 7 में है तो केतु 1 में रहेंगे। इसलिए 8 ग्रह तक एक भाव में आ सकते हैं, 9 नहीं आ सकते, क्योंकि केतु या राहु को एक दूसरे से 180 डिग्री पर ही होना है।
इसलिए इस चार्ट में 12 घरों में से 9 ग्रहों का अरेंजमेंट होता है। किसी भी घर में कोई भी ग्रह बैठ सकता है प्लेनेटरी पोजीशन के आधार पर जब बच्चे का जन्म हुआ। एक भाव में एक ग्रह भी हो सकता है, भाव खाली भी रह सकते हैं। तो अब देखिए, यहां तक क्लियर हो गया आपको? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ, बोलिए। सर, धनु और मिथुन को यहाँ क्यों नहीं लिया जा रहा सर? कहाँ कहाँ पर धनु और मिथुन। किस जगह? सर, जो उच्च और नीच ये राशियों का बात हो रहा है तो। हाँ, उच्च और धनु और मिथुन। हाँ, इसमें नहीं है ना वो, यही पूछना चाह रहे हैं आप? यस सर, यस सर। ऐसा है, देखिए कि इसमें तो ये तो उन ग्रहों का, उन राशियों का और उस डिग्री का जो असर होता है वो सामने है हमारे। ठीक है, अब देखिए, आपको अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। तो इसमें देखिए, आप एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन में मिथुन और धनु का खेल आता है राहु केतु में। राहु जो है, अब मैं आपने जिक्र छेड़ दिया है तो बताता हूं संक्षेप में बिल्कुल। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, तो इसमें कुछ ऋषियों में थोड़ा मतभेद था। कुछ ऋषि कहते हैं कि राहु टाउरस में 2 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, जिसमें चंद्रमा है। कुछ ऋषि लोग कहते हैं नहीं, राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, यानी 3 नंबर में। जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं मिथुन का, मिथुन यहां कहीं नहीं है और ना धनु है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इतना समझ लेंगे कि राहु टाउरस में अगर बैठे हैं या मिथुन में बैठे हैं तो वे प्रबल योग बनाएंगे, यानी प्रबल रिजल्ट देंगे। और 6 नंबर जोड़ दीजिए, तो राहु, देखिए, राहु राहु को 2 नंबर राशि और 3 नंबर राशि में विभिन्न ऋषियों ने अलग अलग बताया कि इसमें ये उच्च के होते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, सीधा सिद्धांत हो गया कि इसमें 6 जोड़ेंगे तो 8 और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 9। इसमें ये हो गए नीच के। तो अब कुछ ऋषि लोगों ने कहा कि टाउरस में, वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, इसलिए उसमें राहु उच्च के, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन हम लोग इस विषमता में नहीं पड़ेंगे, विरोधाभास में। हम ये समझेंगे कि अगर टाउरस में है तो भी राहु जो है प्रबल योग देगा, और 3 में है तो प्रबल योग देगा। तो अगर राहु 2 में है, उच्च का हम मानते हैं, तो केतु कितने में उच्च का हो गया? हमने आपको बताया राहु और केतु जो है वो 180 डिग्री पे रहते हैं, तो केतु हो गए उच्च के 8 में। 6 में 2 जोड़ दीजिए, 180 डिग्री पर बैठते हैं। राहु 2 में उच्च के, तो केतु 8 में उच्च के, और राहु 8 में हो गए तब नीच के, और केतु 2 में हो गए नीच के। केतु 2 में नीच के हो गए और राहु 2 में उच्च के हो गए, क्योंकि एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। और अगर हम यहां देखते हैं, अगर राहु को हम मानते हैं 3 में उच्च का, तो राहु 9 में नीच के हो गए
और केतु 9 में उच्च के हो गए, केतु 9 में उच्च के हो गए और 3 में नीच के हो गए, क्यों ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, 180 डिग्री पर रहते हैं। क्लियर हुआ आपको जय कुमार जी? ओके सर, हो गया।